नमस्कार दोस्तों, राजनीति की बातें किताबों की कहानी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी। दोस्तों, भगत फूल सिंह हरियाणा के उन गिने चुने महापुरुषों में से एक हैं जिन्होंने अपने जीवन का कतरा कतरा समाज को समर्पित कर दिया, जिन्होंने बेटियों की शिक्षा की अलख जगाई और जिन्होंने दलितों को कुआं और उसका पानी दिलाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी थी। चोई छोटराम को जब भी जरूरत पड़ी, भगत फूल सिंह हमेशा उनको मदद के लिए खड़े मिले। लेकिन ऐसे इंसान की हत्या से पूरा हरियाणा हिल गया था। चोई छोटराम अपना सब काम काज छोड़कर कानपुर भागे आए थे, लेकिन वहां सिर्फ थी भगत फूल सिंह की मर्दें और हजारों आंखों में आंसू। दोस्तों, आज के वीडियो में हम भगत फूल सिंह की हत्या की कहानी जानेंगे। ये कहानी खुद माड़ू सिंह जी बताकर गए हैं और वे भगत सिंह जी के साथ हमेशा साय की तरह खड़े रहे और भगत जी के गुरुकुल की स्थापना के बाद उनसे जुड़े रहे। हरियाणा प्रदेश के ग्रामीण अंचल में दोस्तों, पराई लड़की, पराई स्त्री पर बुरी नजर डालना नैतिक दृष्टि से अक्षम्य अपराध हमेशा माना जाता रहा है। आज का जमाना तो कुछ और है दोस्तों, लेकिन पुराने समय में बेटियां सबकी सिर सांझी होती थी, यह हरियाणा की मान्यता रही है। लेकिन कुछ लोग इस मर्यादा को लांघ जाते हैं और यहीं से शुरू होती है भगत फूल सिंह की हत्या की कहानी। घटना 1942 में हुई और जिला रोहतक के गांव में घटी। इस गांव में एक विधवा लड़की अपने पिता की संपत्ति की वारिस होकर अपनी बेटी के साथ रहती थी। इसी गांव के समवर्ती गांव पुट्ठी में करामत नामक एक मुसलमान रांगड़ जो था, उनके घर आना जाना था और उसके उस लड़की के साथ अवैध संबंध बन गए। बात फैलते देर नहीं लगी दोस्तों, और उस समय के ग्रामीण परिवेश में इस तरह की घटनाएं बहुत गंभीरता से ली जाती थी। इसलिए गांव के लोगों ने उस बेटी को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो अपनी राह पर चलती रही। परेशान होकर उस लड़की के गांव के लोग भगत फूल सिंह जी के पास गए और भगत जी ने सारी कहानी सुनकर समीपवर्ती गांव की पंचायत उस रांगड़ मुसलमान करामत के गांव पुट्ठी में ही बुला ली। भगत जी के प्रभाव व पंचायत की शक्ति को देखकर करामत घबरा गया। उसने थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज करवा दी कि आसपास के गांव के लोग उसको मारने के लिए गांव में आए हुए हैं। पुलिस ने पुट्ठी में इकट्ठा हुए लोगों को पंचायत करने की अनुमति नहीं दी और शांति भंग की आशंका में कुछ प्रमुख व्यक्तियों का 107-151 में चालान कर दिया। इस घटना की सूचना चोई छोटराम को दी गई और उन्होंने उच्च अधिकारियों से मिलकर मुकदमे को खत्म करवा दिया। एक दिन उस विधवा लड़की के पशु उसके पड़ोसी के खेत में घुस गए और खड़ी फसल को हानि पहुंचाने लगे। उस टाइम इस तरह की बातों पर झगड़े नहीं होते थे दोस्तों, लेकिन वो विधवा लड़की गांव के लिए अपमान का सबब बन गई थी, इसलिए कोई उसकी शक्ल तक देखना नहीं चाहता था। जिसके खेत में उसके पशु चर रहे थे, उसका एक गाभरू लड़का था जिसका नाम था बारो, और उसे पशुओं को खेत से निकालने के लिए उसने कहा तो उल्टा चोर कोतवाल वाली बात हो गई और उस लड़की ने बारो को ही गालियां देनी शुरू कर दी और विधवा की लड़की भी इस गाली यात्रा में शामिल हो गई। लड़ाई इतनी बड़ी कि बारो का खून खोल उठा और उसने कस्सी से मां बेटी की खेत में ही हत्या कर दी। करामत को जब इस घटना का पता चला तो पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा के हत्या के अभियोग में लड़के सहित उसके पिता और ताऊ को गिरफ्तार करवा दिया गया। गांव के लोग करामत से इतने आतंकित थे कि कोई भी अभियुक्तों की पैरवी के लिए तैयार नहीं हुआ। भगत जी को जब पता चला कि मुकदमे में बारो के निर्दोष पिता और ताऊ को फंसाया जा रहा है, तो उन्होंने चौधरी माड़ू सिंह को अभियुक्तों की पैरवी करने को कहा। चौधरी साहब ने वकील कर दिया, लेकिन करामत केस की पैरवी में जुटा रहा और तीनों अभियुक्तों को कारावास का दंड मिला। बारो के पिता और ताऊ की कारावास में ही मृत्यु हो गई और बारो कई साल की जेल काटने के बाद बाहर आया। विधवा लड़की की हत्या के बाद उसकी संपत्ति के स्वामित्व का प्रश्न उत्पन्न हुआ और मृतका के निकट संबंधी जब उसकी संपत्ति पर अधिकार करने लगे तो करामत ने न्यायालय में इस आधार पर वाद का दावा कर दिया कि उसने उस मृतक विधवा से निकाह कर रखा था, इसलिए वह उसकी बेगम थी और वही उसकी भूमि पाने का अधिकारी है। चौधरी माड़ू सिंह कर्जा समझौता बोर्ड के अध्यक्ष होने के नाते वकालत नहीं कर सकते थे, इसलिए दूसरा वकील किया गया और करामत अदालत में निकाह के झूठे प्रमाण पत्र देकर भूमि हथियाने में सफल रहा। करामत के सौभाग्य से न्यायाधीश भी उस समय मुसलमान था और करामत बहुत जुगाड़ू आदमी था, इसलिए उसका
जो काम है वो बन गया। जब भगत जी को इस अन्यायपूर्ण निर्णय का पता चला तो वो सीधे चौधरी माड़ू सिंह के पास सोनीपत गए। चौधरी माड़ू सिंह ने फैसले की प्रतिलिपि प्राप्त करके आगे अपील करवा दी और इस अपील पर जो भी कोर्ट फीस का खर्चा है चौधरी माड़ू सिंह ने अपनी जेब से दिया। अपील स्वीकार हो गई और करामत ने उस न्यायालय में अपील कर दी। करामत के कई लोगों से रंजिश चल रही थी और इसी दौरान मुकदमेबाजी भी चलती रहती थी, तो किसी ने इसी बीच करामत की एक रात हत्या की। करामत के निकट संबंधियों को यह संदेह हो गया कि इस हत्या में भगत फूल सिंह का हाथ है और जिले के उच्च अधिकारियों को भी इसकी शिकायत की गई। भगत जी चिंतित हो गए, विचलित हो गए। चौधरी माड़ू सिंह से उन्होंने कहा कि पुलिस अधीक्षक से कहो कि हत्या में मेरा कोई हाथ नहीं है, मैंने उनकी हत्या नहीं करवाई है। भगत जी को सांत्वना देते हुए चौधरी साहब ने कहा कि आपको घबराने की कोई बात नहीं है, पुलिस कप्तान से बातचीत करके सारी स्थिति स्पष्ट कर देंगे। करामत की हत्या के सिलसिले में रुखी गांव के हरफुल सिंह, जिसको फुल्ला भी कहते थे, और नानक, दो व्यक्तियों पर हत्या का आरोप लगाया गया, लेकिन एविडेंस नहीं मिलने पर पुलिस ने उनका चालान ही नहीं किया। पुलिस ने उनको निर्दोष माना। करामत के संबंधी संतुष्ट नहीं हुए और वो भगत जी को इस हत्या का प्रेरणादायक समझते रहे। भगत जी की हत्या का षड्यंत्र अंदर ही अंदर बुना जाने लगा। इसी दौरान खानपुर के निवासियों ने कुछ भूमि कन्या गुरुकुल के लिए दान में दी थी और इस भूमि का दाखिल खारिज कराने के लिए भगत जी 14 अगस्त 1942 को कन्या पाठशाला गुरुकुल में ही ठहरे हुए थे। इस पाठशाला के चारों ओर घना जंगल था। आकाश में छाए घने बादल रात्रि के अंधकार को और काला बना रहे थे और रात्रि के दूसरे पहर में फौजी वर्दी में 3 परछाइयों ने पाठशाला में प्रवेश लिया। भगत जी के समीप सोए हुए व्यक्ति अभयराम मुहाना गांव के थे। उनकी आंख खुल गई। उन्हें पूछा कि कौन है, किससे मिलना है। इधर से आवाज आई कि हम फौजी भगोड़े जो शरण लिए हुए हैं उनकी तलाश में हैं। यह समय सेकंड वर्ल्ड वॉर का था। बहुत से सैनिक युद्ध की भयंकरता से घबराकर भगोड़े हो गए थे और उनकी खोज में प्राय पुलिस और फौज के अधिकारी आते रहते थे। इसलिए अभयराम ने तीनों व्यक्तियों की वर्दी देखकर अन्य किसी भी प्रकार के संदेह की गुंजाइश दिखाई नहीं पड़ी। उसने सहजता से उत्तर दिया, आप तसल्ली कर लो, यहां कोई भगोड़ा नहीं है। इतने में भगत जी की भी आंख खुल गई और उन्होंने पूछा कि क्या बात है। उनके ऐसा पूछते ही बैटरी का तेज रोशनी भगत जी के चेहरे पर पड़ी। लंबी दाढ़ी होने की वजह से उनको पहचानने में देर नहीं लगी और धाएं 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 करके 3 गोलियां चली और भगत जी का सिर चारपाई के नीचे लुढ़क गिरा। आजीवन समाज की सेवा करने वाला और शिक्षा को समर्पित एक व्यक्तित्व आर्य समाज का दूज का चांद काली दूज की रात में तब्दील हो गया। बलिदान उनका हो गया। बलिदान सतली खानपुर से गांव से 1 किलोमीटर की दूरी पर थी। यह दुखद समाचार तुरंत गांव पहुंचा और चौधरी माड़ू सिंह को भी इसकी सूचना भेजी गई और ये 15 अगस्त को सोनीपत से सीधे रोहतक पहुंचे, क्योंकि भगत जी का मृत शरीर पोस्टमार्टम के लिए रोहतक लाया जा रहा था। दोपहर तक पोस्टमार्टम की प्रक्रिया समाप्त होने पर चौधरी माड़ू सिंह अनेक गणमान्य व्यक्तियों, चौधरी शेर सिंह, चौधरी गणेशी राम, चौधरी रतिराम, चौधरी जयराम के साथ भगत जी के पार्थिव शरीर को लेकर गुरुकुल भैंसवाल के लिए चल पड़े। रूखी गांव तक मृतक शरीर को मोटर में ले जाया गया और उसके पश्चात भगत जी के शव को कंधों पर उठाकर गुरुकुल रिवाड़ा होते हुए ले जाया गया, जहां वैदिक विधि विधान के अनुसार हजारों अश्रुपूर्ण नेत्रों से अपने प्रिय नेता को, जन नेता को विदाई दी गई और ज्योति ज्योति में मिल गई और शेष रह गई भगत फूल सिंह की गौरव में यशोगाथा। चौधरी माड़ू सिंह ने तार द्वारा चौधरी छोटूराम के पास भगत जी की हत्या का समाचार भेजा। चौधरी छोटूराम ने तार के उत्तर में 17 अगस्त 1942 को एक पत्र चौधरी माड़ू सिंह के नाम लिखा और इस पत्र में, जिसने भगत जी की हत्या के संबंध में विस्तृत जानकारी मांगी गई थी, यह भी लिखा था कि वे उपायुक्त को इसकी जांच के लिए लिखेंगे। जांच के संबंध में चौधरी छोटूराम और चौधरी माड़ू सिंह के मध्य विस्तार से चर्चा हुई और इस चर्चा में चौधरी माड़ू सिंह ने चौधरी साहब को स्पष्ट बता दिया कि गोहाना थाना के प्रभारी से निष्पक्ष जांच की आशा करना बेकार है। चौधरी माड़ू सिंह के कहने पर सरदार गुरदयाल सिंह को जांच का काम सौंपा गया। हत्यारे पकड़े गए, परंतु सेशन जज ने उनको दोष मुक्त करके छोड़ दिया। भगत जी के हत्यारों को न्यायालय से तो सजा नहीं दे सका, लेकिन गठवाड़ा गोत्र के व्यक्तियों में प्रतिशोध की भावना भड़क रही थी। इस भावना के संबंध में भगत फूल सिंह के पुराने साथी चौधरी शेर सिंह ने अपनी आत्मकथा में काफी जानकारियां लिखी हैं और लिखा है कि उस दिन के बाद हम गठवाड़े वाले मुख्य व्यक्तियों को केवल एक किस्म की तपेदिक लग गई थी और ये थी कि इतनी बड़ी खाप
और गोत्र गठवाड़े का धार्मिक नेता गोली से मारा जाए और कातिल से बदला ना लिया जाए, ये तो शर्म की बात है। इन हालात में चंद्र सिंह चीड़ी, कपूर सिंह शामलो और दीवान जोड़ीवाले की मदद ली गई। भगत फूल सिंह के मारने वालों में सफी मोहम्मद उर्फ सूफिया, फरजिंदा, वल्द करामात और संतू पठान जो घड़वाल थे। चंद्र सिंह चीड़ी की तिकड़ी को यह काम सौंपा गया था कि तीनों कातिलों का सफाया जल्द से जल्द हो। तीनों की हत्या करने के संबंध में होने वाले संपूर्ण खर्चे को उठाने का मुख्य दायित्व शेर सिंह जी और जयराम ठाकुर पर था। सूफिया और फरजिंदा की हत्या करके भगत जी की हत्या का बदला ले लिया गया, लेकिन संतू बच गया क्योंकि वो फौज में था, वो नहीं मारा जा सका। यहां पर एक जानकारी और बताना चाहूंगा दोस्तों कि भगत फूल सिंह के हत्यारों का बाकी परिवार बंटवारे के बाद पाकिस्तान चला गया और आज भी बेहद दयनीय हालात में जी रहा है। आज भी उस परिवार का मानना है कि भगत फूल सिंह जैसे व्यक्ति की हत्या का पाप आज भी उनके परिवार को भुगतना पड़ रहा है। 16 दिसंबर 1942 को खानपुर कला के तालाब के पास पाल पर भगत जी की शोक सभा का आयोजन किया गया और चोई छोटूराम ने इस सभा की अध्यक्षता की। विशाल जनसमूह को संबोधित करते हुए चोई छोटूराम ने भगत जी की विभिन्न क्षेत्रों में की गई सेवाओं की सराहना करते हुए भगत जी के साथ निजी संबंधों की चर्चा की। चौधरी टीकाराम पार्लियामेंट्री सचिव ने भी भगत जी के कामों को याद किया, सराहा। एक शोक सभा में चोई माड़ू सिंह ने गुरुकुल महासभा की तरफ बोलते हुए बताया कि गुरुकुल की आर्थिक स्थिति शोचनीय है। इस चिंतनीय स्थिति से बचने के लिए आप सबके सहयोग की आवश्यकता है और इस स्थिति से तुरंत नहीं निपटा गया तो भगत जी का गुरुकुल रूपी मानस पुत्र अकाल मृत्यु की तरफ बढ़ सकता है। चोई माड़ू सिंह की अपील पर लगभग 30,000 रुपए नगद आ गए और इस राशि में चोई छोटूराम के 500 रुपए और चोई टीकाराम के 200 रुपए शामिल थे, लेकिन गुरुकुल पर चढ़े ऋण का भार को उतारने के लिए 1 लाख रुपयों की जरूरत थी। शेष रुपयों को चंदे द्वारा संग्रहित करने का विचार चौधरी छोटूराम को दिया। सभा समाप्ति से पूर्व धन संग्रह हेतु एक उप समिति बनाई गई और इस उप समिति का संयोजक का भार चोई छोटूराम ने चौधरी माड़ू सिंह पर डाल दिया। चौधरी माड़ू सिंह ने जल्दी भगत जी के श्रद्धालुओं के सहयोग से 70,000 रुपए इकट्ठा कर लिए। शोक सभा के अवसर पर ही गुरुकुल महासभा ने भगत जी के बलिदान के उपरांत रिक्त हुए मंत्री पद का भार भी चौधरी माड़ू सिंह को सौंप दिया। गुरुकुल की गाड़ी चल निकली दोस्तों। मंत्री बनने के बाद उन्होंने सबसे पहले गुरुकुल पर चढ़े ऋण को उतारा और तदुपरांत गुरुकुल के उन अध्यापकों को वेतन देने का फैसला किया जिन्होंने गुरुकुल के संचालन में अवैतनिक सेवा करके जैसे तैसे अपने परिवार का पोषण किया था। अब उनको वेतन देने की बारी थी। चोई साहब ने वेतन देने संबंधी प्रस्ताव को महासभा के सामने प्रस्तुत किया और इस प्रस्ताव को महासभा ने खुशी से स्वीकार कर लिया और इस प्रकार गुरुकुल के अध्यापकों का मन जीत कर क्योंकि वो प्राय गुरुकुल के स्नातक ही सब थे और उनमें महासभा के प्रति आस्था उत्पन्न की। यह अध्यापक पहले से भी अधिक समर्पित होकर गुरुकुल की उन्नति में लग गए। भगत फूल सिंह का जो सपना था वो आगे चल रहा था, बढ़ रहा था। भगत जी की मृत्यु के उपरांत भगत जी की धर्मपत्नी धूप कौर जी और उनकी बेटियां सुभाषिनी जी और बहन गुणवती को सांत्वना देना बहुत कठिन काम था। भगत जी के कन्या गुरुकुल की स्थापना के संकल्प को साकार करके ही इनको सांत्वना दी जा सकती थी। कन्या गुरुकुल की स्थापना में सक्रिय सहयोग देने के लिए भगत जी ने अपनी पुत्री सुभाषिनी को जींद रियासत में लगी अध्यापक की नौकरी छुटवाई थी। कन्या खारपुर की स्थापना से पूर्व भगत जी ने गुरुकुल भैंसवाल में पढ़ने वाले ब्रह्मचारियों के लिए गौशाला खोलने हेतु खानपुर गांव के लोगों से मढ़ी वाली 13 बीघे जमीन दान रूप में प्राप्त करने की योजना बनाई थी और इस मढ़ी का साधु चूंकि मर चुका था इसलिए गांव वालों को उत्तम कार्य के लिए भूमि दान रूप देने में कोई आपत्ति नहीं हुई और भगत जी ने फिर यहां पर गौशाला खोल दी थी। इस गौशाला से नित्य प्रति ब्रह्मचारियों के लिए भैंसवाल दूध जाने लगा और आगे चलकर इस स्थान पर 1934 में एक कन्या पाठशाला आरंभ की गई। जिस प्रकार स्वामी श्रद्धानंद ने गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना करते समय सबसे पहले अपने दोनों पुत्रों हरिश्चंद्र और इंद्र को गुरुकुल में प्रवेश दिया था, ठीक इसी प्रकार भगत जी द्वारा स्थापित कन्या पाठशाला के प्रारंभिक 4 छात्राओं में भगत जी की जो बेटी गुणवती थी वो भी दाखिल हुई थी। भगत जी के कोई बेटा नहीं था, केवल 2 लड़कियां ही थी। यदि लड़का होता तो वो निश्चित रूप से उसको भी गुरुकुल भैंसवाल का सर्वप्रथम ब्रह्मचारी बनाते, लेकिन भगत जी की बेटियों ने भी गुरुकुल की बेटों से बढ़कर सेवा की। इस कन्या पाठशाला ने अनेक उतार चढ़ाव देखे। खानपुर में भवनों के अभाव में इसे कासंडी के स्थल
टांडवाला पर चलाया गया। यहाँ से फिर पाठशाला को उठाकर रोहतक ले जाया गया। फिर भी बात नहीं बनी तो फिर इसको भगवत भक्ति आश्रम जींद में स्थानांतरित किया गया। फिर एक झटका लगा और पाठशाला जहां पर आरंभ हुई थी वहीं पर आ गई। उस समय बहुत संघर्ष के दौर थे दोस्तों। ये भगत जी की हत्या के उपरांत कन्या गुरुकुल की विधिवत स्थापना की गई थी और नव स्थापित गुरुकुल में न आवास के लिए भवन थे, न विद्यालय के लिए कमरे थे। वहां पर 3 कच्चे कमरे होते थे। ऐसी स्थिति को देखते हुए चौधरी माड़ू सिंह ने महासभा को सुझाव दिया कि आरंभ में प्राथमिक शिक्षा का ही प्रबंध करना ठीक रहेगा। महासभा ने यह सुझाव स्वीकार कर लिया और इस तरह से फिर गुरुकुल को आगे चलाने की योजना बनाई गई। भगत जी की शोक सभा पर उप समिति द्वारा संग्रहित राशि में से गुरुकुल भैंसवाल पर चढ़ी उधार और अध्यापकों का वेतन देने के पश्चात बचे हुए रुपयों से कुछ कमरों का निर्माण भी करवाया गया। कन्या गुरुकुल की गाड़ी फिर चल निकली और कन्या गुरुकुल के पास केवल 13 बीघे जमीन उस समय थी। इतनी थोड़ी भूमि किसी संस्था के विकास के लिए पर्याप्त नहीं की जा सकती और बहन सुभाषिनी और चौधरी माड़ू सिंह की कोशिशों से पर्याप्त भूमि दान के रूप में मिल गई। बहन सुभाषिनी का कहना था कि जहां भूमि देने वाले अड़ जाते वहां चौधरी माड़ू सिंह अपने सौम्य स्वभाव के प्रभाव से दानदाता को मनाकर भूमि दिलवा दिया करते। भूमि के अतिरिक्त लोगों ने कन्या गुरुकुल के लिए दिल खोलकर दान देना आरंभ कर दिया था और इस प्रकार प्रतीत होने लगा था कि कन्या गुरुकुल महासभा पर भार रूप अब नहीं चढ़ेगा। भगत फूल सिंह जी ने जो सपना देखा था वो साकार होगा, बेटियां शिक्षा ग्रहण करेंगी। गुरुकुल भैंसवाल के स्नातक उस समय ये नहीं चाहते थे कि खानपुर में जो कन्या गुरुकुल है वो खुले। इस विषय में उनका तर्क था कि गुरुकुल भैंसवाल और खानपुर इतने समीप हो जाएंगे कि दोनों संस्थाओं का भार स्थानीय जनता नहीं उठा पाएगी। इसके साथ साथ कन्या गुरुकुल के खुलने पर गुरुकुल भैंसवाल के आर्थिक स्रोतों पर दुष्प्रभाव पड़ेगा और एक चलते हुए गुरुकुल की प्रगति और विकास में अवरोध उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए स्नातकों ने चौधरी माड़ू सिंह को सुझाव दिया कि अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, कन्या गुरुकुल में पढ़ाई भी प्रारंभिक कक्षाओं तक ही है, छात्राओं की संख्या भी बहुत अधिक नहीं है, इसलिए ऐसी स्थिति में रास्ता निकाला जाना चाहिए और इस गुरुकुल को पक्समा अथवा कल्हावड़ या रिवाड़ा में खोलना ठीक रहेगा। बहन सुभाषिनी को यह मालूम हुआ तो वो हिल गई। उन्होंने गुरुकुल को अन्य स्थान पर ले जाने के सुझाव का उनको ठीक नहीं लगा और उन्होंने चौधरी माड़ू सिंह से वो मिली और बहुत चिंता में वो थी और उन्होंने अपनी बात रखी। बहन सुभाषिनी के मन में यह भावना बैठी हुई थी कि चौधरी माड़ू सिंह स्नातकों के प्रभाव में हैं। चौधरी माड़ू सिंह से मिलकर इनका भ्रम दूर हुआ। चौधरी माड़ू सिंह का व्यवहार गुरुकुलों के संबंध में पक्ष विपक्ष और पक्षपात की भावनाओं से ऊपर उठकर था। वे भगत जी के बलिदान की सतली खानपुर के प्रति भगत जी के परिवार की भावनाओं की गहराई को जानते थे। इसलिए स्नातकों को समझा बुझाकर कन्या गुरुकुल को खानपुर में ही रखने की इच्छा प्रकट की गई। तब जाकर बहन सुभाषिनी को नींद आई। चौधरी माड़ू सिंह की इच्छा को जानते हुए भी स्नातकों के व्यवहार में नरमी नहीं आई और बताते हैं कि भगत जी के बलिदान को हुए अभी 4 महीने ही बीते थे कि कन्या गुरुकुल में अनाज की कमी हो गई। बेटियों को रोटी खिलाना मुश्किल हो गया। चौधरी जयराम के कहने से बहन सुभाषिनी ने गुरुकुल भैंसवाल से गेहूं लाने के लिए रेड़ू भेजा, लेकिन वो रेड़ू खाली हो बिल्कुल वापिस आ गया। खाली रेड़ू को देखकर बहन सुभाषिनी हक्की बक्की रह गई और इसकी सूचना चौधरी जयराम को भेजी गई। बहन सुभाषिनी को स्पष्ट पता चल गया कि गुरुकुल भैंसवाल के अध्यापकों एवं आचार्य हरिश्चंद्र के तेवर कन्या गुरुकुल के पक्ष में नहीं है, इसलिए अन्न संग्रह और चंदा करने का बीड़ा फिर बहन सुभाषिनी ने खुद उठा लिया। इस काम में इनके पति पंडित अभिमन्यु ने भी कंधे से कंधा मिलाकर कन्या गुरुकुल के लिए चंदा इकट्ठा किया। यह बात गुरुकुल भैंसवाल के आचार्य हरिश्चंद्र को अखर गई और उन्होंने चौधरी माड़ू सिंह पर दबाव डालकर पंडित अभिमन्यु को बहन सुभाषिनी के साथ चंदा कर के लिए जाने पर प्रतिबंध लगवा दिया। दोनों गुरुकुलों के संचालन के संबंध में उठे इस शीत युद्ध को संस्थाओं के हित में आरंभ में दबाना उचित समझकर चौधरी माड़ू सिंह ने बहन सुभाषिनी और स्नातकों को एक साथ बैठकर समझाया। जब बैठे बात हुई तो धीरे धीरे दोनों संस्थाओं में ईर्ष्या की भावना मिटती गई, स्वादपूर्ण वातावरण का निर्माण होने लगा और आज के दिन तो भगत फूल सिंह का लगाया गया ये पौधा 2006 में उनके नाम पर यूनिवर्सिटी बन चुका है। फिलहाल बहुत ही सौम्य शिक्षक और सोनीपत के ही जुआ गांव की बेटी प्रोफेसर सुदेश इस यूनिवर्सिटी की वीसी हैं और भगत फूल सिंह जी के कामों को आगे बढ़ा रही हैं। तो ये
थी कहानी दोस्तों भगत फूल सिंह जी की हत्या की, उस समय की सामाजिक परिस्थितियों की, और उसके बाद उनके सपने का क्या हुआ उसकी। इसी तरह की कहानी हम 3 बजे रोजाना चर्चा करते हैं दोस्तों। कल फिर हम एक और कहानी जो चौधरी माड़ू सिंह के जीवन काल के दौरान घटी और उन्होंने उसको दर्ज किया, उसको लेकर आपके सामने आएंगे। जल्दी हमारा जो YouTube का परिवार है दोस्तों 1 लाख सब्सक्राइबर का होने वाला है, और पारिवारिक वीडियो बनाते हुए इस तरह की संख्या पर पहुंचना बहुत बड़ी उपलब्धि है, और ये सब आप लोगों के प्रयास से, आप लोगों की पसंद की वजह से आए हैं। क्योंकि खराब वीडियो बनाकर व्यूज या सब्सक्राइबर हासिल करना एक आसान रास्ता है, लेकिन अच्छे लोग ढूंढना और उन तक अच्छी वीडियो पहुंचाना एक चुनौतीपूर्ण काम है, और ये चुनौतीपूर्ण काम पूरा हुआ है दोस्तों आप सबकी मेहनत की बदल। पता नहीं, मैं जानता नहीं बहुत सारे लोगों को, कितने लोग ऐसे होंगे जो निस्वार्थ भाव से रोज इन वीडियोस को प्रसारित करते हैं, आगे भेजते हैं। उनका कोई स्वार्थ नहीं है, उससे उनको कुछ मिलना नहीं है, लेकिन वो इसी सोच को जानते हैं कि जैसे अच्छी चीज़ें हम फैलाएंगे वैसे वैसे हमारी कोशिशें आगे बढ़ेंगी, अच्छी व्यूअरशिप आएंगी, अच्छे लोग उसको देखेंगे, अच्छे लोग आपस में जुड़ेंगे। तो जो भी साथी, जिन जिन भी साथियों का जो सहयोग है, मुझे तो चेहरा भी नहीं जानता, मैं तो किसी का नाम भी नहीं जानता, लेकिन मैं जानता हूं कि सैकड़ों लोग ऐसा रोजाना करते हैं। तो उन सारे साथियों को मैं वंदन करता हूं, नमन करता हूं, और आपके प्रयास को मैं एक अपना सम्मान समझता हूं। मुलाकात होती रहेगी दोस्तों 3 बजे रोजाना, इसी तरह की कहानियों के साथ, इसी तरह इतिहास और राजनीति की जानकारियों के साथ। शुक्रिया, नमस्कार।